हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये क्लास किया जा रहा है। आज का टॉपिक है हिमानी के कार्य, यानी कि हिमनद द्वारा निर्मित भूमि रूपों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आज इसका टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है। पहला, हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी यानी कि हिमानी हिम की एक ऐसी राशि है जो धरातल पर संचय के स्थान से धीरे धीरे खिसकती रहती है। बर्फ की एक राशि धीरे धीरे नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिसकती रहती है। अगला जो आता है वो है स्नो लाइन। हिमरेखा किसे कहते हैं? हिम क्षेत्र की निचली सीमा हिमरेखा कहलाती है। इसके ऊपर सदैव यानी कि वर्ष भर हिम जमी रहती है इस रेखा के ऊपर तक। इस रेखा को पार करते ही गर्मी बढ़ जाती है, तो इस रेखा के नीचे हिम अपने हिम रूप में नहीं रहकर जल रूप में आ जाता है। अब हिमानी के प्रकार अगर हम देखें तो पहला है हिमटोपी। हिमटोपी यानी कि जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइस कैप्स या स्नो कैप्स। अधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वतों के शिखरों पर यह हिम की चादर होती है, जिससे अनेक हिमानियों की उत्पत्ति होती है। जैसे ज्यादातर जो आप वर्ल्ड के हाईएस्ट पिक्स देखते हैं, हर एक में आइस कैप मिलता है। दूसरा, महाद्वीपीय हिमानी यानी कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। लगातार हिम चादर अथवा आवरण में संचय होने के कारण इसका विस्तार होता जाता है। इसके सरकने की गति मंद और अदृश्य होती है क्योंकि ढलान कम होती है। इसे ही महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका में स्थित हिमानी इसी के उदाहरण है। तीसरा है पर्वतीय या घाटी हिमानी। उच्च अक्षांश में स्थित हिम क्षेत्रों से हिम राशि दबाव के कारण ढाल के नीचे खिसकती है, तो इसे पर्वतीय या घाटी हिमनदी कहते हैं। इसका उदाहरण अगर हम देखें, हिमालय के जितने भी जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, चेमू, ये अलग अलग जो ग्लेशियर्स, ये सब घाटी हिमानी है और इनसे नदियां बनती हैं। चौथा जो है वह गिरिपथ हिमानी यानी कि पिडमोंट ग्लेशियर। ये क्या होते हैं? पर्वतों से उतरकर तलहटी में एकत्रित हो जाती है और उच्च अक्षांशीय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अलास्का की मेला स्पिना हिमानी, पश्चिमी ग्रीनलैंड की फ्रेडरिक सब हिमानी और अंटार्कटिका में वाटर पॉइंट इस प्रकार की हिमानी है। यानी कि पहाड़ से उतरने के बाद तलहटी में जो ग्लेशियर्स जमे हुए रहते हैं, इसको कहते हैं गिरिपदी हिमानी। गिरि के पद में जो हिमानी रहती है, ये बहुत ठंडे इलाके में होते हैं। अब हिमानी के कार्य आते हैं क्या क्या? हिमानी कार्य मतलब हिमानी किस किस विधियों द्वारा अपर्दन करती है। तो हिमानी के कार्यों में क्या आएगा? अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य, 3 कार्य होते हैं। अब अपर्दन कार्य कौन कौन करते हैं, यानी कौन कौन सी विधि से होती है? पहला अपघर्षण यानी कि कोरोशन। वो क्या होता है? इसमें कंकड़ पत्थर शिलाखंडों के सहित अपर्दन कार्य होता है। ये रेगमाल यानी सैंडपेपर के समान हिमानी के पार्श्व एवं नली को घिसते, रगड़ते, खुरसते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा उत्पाटन यानी कि प्लकिंग। पिघले हुए हिम का जल शैल संधियों या दरारों में प्रवेश कर जाता है और तापमान गिरने से पुनः जम जाता है। इससे कमजोर जो शैल हो जाता है, जिसके कारण बड़े बड़े शिलाखंड टूट जाते हैं। इस क्रिया को वेजिंग कहते हैं। वेजिंग मतलब, अगर आप लोग जानते होंगे कि जैसे बांस को फाड़ने के लिए बांस के अंदर उसको चीरने के बाद कुछ लकड़ी का टुकड़ा डाला जाता है और उसको पीट देने से ही बांस फट जाता है, उसको कहते हैं वेजिंग। तो ये वेजिंग का काम करता है बर्फ, यानी कि चट्टानों के दरारों में पानी दिन के समय घुस जाता है, जम जाता है, रात में ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से वो बर्फ सख्त हो जाता है और चट्टान फट जाती है। जब चट्टानें दबाव के कारण जड़ सहित टूटती हैं और वहां गर्त बन जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं पाटन या प्लकिंग। तीसरा, सन्निघर्षित या एट्रिशन। जब चट्टानें आपस में रगड़ खाकर खंडित होती हैं और चूर्ण में परिवर्तित हो जाती हैं, तो इस क्रिया को सन्निघर्षण कहा जाता है। अब दूसरा जो है वो है हिमानी का परिवहन कार्य, यानी कि हिमानी जब नीचे की ओर आती है तो अपने साथ सारे अवसाद, कंकड़ पत्थर को लेती हुई कुछ अपने आगे, कुछ अपने नीचे, कुछ अपने पार्श्वों में लेकर नीचे आती है।
तीसरा हिमानी का निक्षेपणात्मक कार्य, यानी कि हिमानी जब नीचे आती है तो वो जहां पर अपना सारा अवसाद जमा करते हैं वहां पे हिमोड़ बनता है। ड्रमलिन, एस्कर, केम, केटल, हिमधौत मैदान, ये सब बनते हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो है हिमानी के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भूमि रूप, यानी कि हिमानी के अपरदन से जो भूमि रूप बने। पहला है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी मतलब आपको पता होगा नदी वी आकार की घाटी बनाती है। उस वी आकार की घाटी में जब बर्फ यानी कि हिम गुजरती है तो वो किनारों को काट देती है, जिससे वी कटने के बाद यू बन जाता है, तो इसलिए यू आकार की घाटी बनती है। दूसरा है लटकती घाटी। जब वी आकार की घाटी और इसमें मिलने वाले सहायक घाटी मुख्य घाटी के ऊपर लटकती हुई दिखाई देती है तो इसे लटकती घाटी की संज्ञा दी जाती है। इसमें मुख्य जो हिमोड़ है वो नीचे की ओर चलता है, मुख्य जो हिमनद है वो नीचे से चलता है और उसके जो सहायक हिमनद है वो ऊपर से आकर गिरते हैं। नॉर्मली ये नदियों में बनता है, तो जब नदियां ठंड से जम जाती हैं तो ये इस तरह की घाटी दिखती है, नीचे मुख्य हिमनद और ऊपर से सहायक हिमनद जो ऊपर से गिरते हैं, तो इसे कहते हैं लटकती हुई घाटी। अगला है सर्क या हिमग्वार। सर्क किसे कहते हैं? हिमनदी घाटी या इसके ऊपर भाग में पाला के प्रभाव से छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं। कालांतर में ये गहरे और चौड़े होकर हिमनदी के पोषण स्थल बन जाते हैं। हिमनद के बहाव के कारण इन गर्तों का आकार कटोरा या आराम कुर्सी के समान हो जाता है। इस भूस्वरूप को सर्क या हिमद्रोणी कहते हैं। अगला है टांड। टांड यानी कि जब सर्क रूपी घाटी में जल भर जाता है तो एक झील का निर्माण हो जाता है जिसे टांड कहते हैं, यानी कि जो कुर्सी नुमा आकृति बनी उसमें अगर जल जम जाए तो उसे टांड कहा जाएगा। फिर अरिट या कोमरिज। जब पहाड़ों के दोनों पार्श्वों द्वारा निर्मित भूआकृति पर सर्क उत्पन्न होकर निकट आ जाते हैं, यानी कि एक पहाड़ के ढलान में दोनों तरफ सर्क बनी तो सर्क के बीच की जो भूमि है ऊंची कटीली भूमि टाइप, इसको कहते हैं अरिट। इस तरफ मध्य नुकीले तीक्ष्ण कटक को अरित या तीक्ष्ण कटक कहते हैं, यानी कि दो सर्क के बीच, यानी कि हिमालय यानी कि पहाड़ कह सकते हैं हम, किसी पहाड़ के उतरने वाली जो चेरनुमा आकृति बनती है इसे कहते हैं सर्क। अब ये चेरनुमा आकृति हर तरफ से बनती है, तो दो चेरनुमा आकृति के बीच की जो कटीली कटक बनती है इसको कहते हैं अरिट। फिर ग्रीष्रंग यानी कि हॉर्न। हर सर्क के ऊपर की चोटी बहुत नुकीली बन जाती है तो इसको कहते हैं हॉर्न। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पहाड़ी पर बने कई सर्क निरंतर अपघर्षण के कारण पीछे हट जाते हैं, जिससे एक पिरामिड के आकार की नुकीली चोटी बन जाती है। इसे गिरिश्रिंग या हॉर्न कहते हैं। अब कॉल क्या है? जब पहाड़ी के दोनों ओर बने सर्क के मध्य की दीवार टूटने से, पहाड़ी के दोनों ओर बने सर्क के मध्य की दीवार टूटने से टीले के आर पार मार्ग खुल जाता है या अथवा दर्रा बन जाता है तो इसे कहते हैं कॉल। इसे पिरामिड चोटी भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न तथा भारत में हिमालय का शिवलिंग बद्रीनाथ के पास जो है इसे कॉल का ही एक उदाहरण माना जाएगा। नुनटक। जब टीले विस्तृत क्षेत्र में उभर कर द्वीप के समान बन जाते हैं तो नुनटक स्थलाकृति निर्माण होती है। फ्योर्ड। उच्च अक्षांशों में हिमनदी का विस्तार समुद्र तट तक हो जाता है। समुद्र तट पर हिमानी गहरी घाटियों का निर्माण करती है जिसके मुहाने चौड़े होते हैं और जल से भरे हुए होते हैं। कटाव के कारण निर्मित इस स्थलाकृति को ही फ्योर्ड कहा जाता है। तो फ्योर्ड में जब हिमनद सीधे समुद्र में आके मिलती है और समुद्र के मुहाने पर एक गहरी घाटी बनाती है, यानी कि बहुत गहराई में काट देती है और वो पानी से भरा हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं फ्योर्ड। फ्योर्ड नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड में मिलते हैं। उसके बाद निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को देखें अगर, उसमें पहला आता है हिमोड़। हिमोड़ मतलब हिमनदी जब पिघलती है तो उसके साथ आए पत्थर के टुकड़े अवसाद भारी होने से जल के साथ बहते नहीं बल्कि छूट जाते हैं। ऐसे पत्थर के टुकड़ों के ढेर को ही हिमोड़ या मोरेन्स कहते हैं। अब इन मोरेन्स या हिमोड़ के कई प्रकार हैं। पहला पार्श्विक हिमोड़। पार्श्विक हिमोड़ यानी कि लेटरल मोरेन
पार्श्विक हिमोड़ पार्श्वों के सहारे पतले कटक के रूप में संकरे लंबे तथा खड़े ढालों पर मिलते हैं। इनकी ऊंचाई 100 मीटर से 300 मीटर तक होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो देखिएगा इसमें, इस चित्र में अगर देखा जाए, ये जो जहां पर 1 लिखा हुआ है यानी कि ये एक हिमनद है, ये एक हिमनद है। इन दोनों हिमनद के किनारों में जो अवसाद जमा होते रहते हैं इनको कहा जाता है पार्श्विक हिमोड़ या लेटरल मोरेन। अब दो पार्श्विक मोरेन के मिलने से जो एक मध्य का लाइन बना है ये हिमोड़, इसको कहते हैं मध्यस्थ हिमोड़ यानी कि मीडियल मोरेन। तीसरा जो है हिमनद के आखिर में जो अवसाद जमा होते हैं इसको कहते हैं अंतिम हिमोड़ या टर्मिनल मोरेन। तो मोरेन का मतलब होता है ये जमाव, चट्टानों के टुकड़ों के जमाव। ये पार्श्विक हो सकते हैं, दो पार्श्विक के मिलने से जो बीच का बनता है ये मध्यस्थ हो सकते हैं, या टर्मिनल यानी कि अंतिम हिमोड़ हो सकते हैं। अब अगला जो है वो है ड्रमलिन। ड्रमलिन किसे कहते हैं? हिमानी द्वारा गोलाश्म मृत्तिका से छोटे टीलों के रूप में ड्रमलिन की रचना होती है। चट्टानों में ये उल्टी नौका के समान प्रतीत होते हैं। इनका स्वरूप अंडे की टोकरी जैसी भी होती है, जिस कारण जिसे एक बास्केट टोपोग्राफी भी कहा जाता है। ये हिमनद की ओर ढाल वाला तथा खुदरा होता है। इनका पार्श्वमंद ढाल वाला होता है। इस तरह की आकृतियां फिनलैंड, आयरलैंड तथा संघ राज्य अमेरिका में देखी जाती हैं। नेक्स्ट है एस्कर। कभी कभी हिमनद के अंतिम भाग से जल की तेज धारा निकलती है। जल की धारा द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ धारा के मंद हो जाने से मार्ग में लंबे पतले पतले टेढ़े मेढ़े टीले के रूप में जमा हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, ड्रमलिन में अंडे की आकृति होगी, आधे अंडे की आकृति होगी, और एस्कर में लंबी लंबी आकृति होगी, लंबे लंबे टीले। नेक्स्ट है केम। केम किसे कहते हैं? हिमनद के मुहाने पर रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर के जमा होने से पहाड़ी टीलों के समान स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें केम कहा जाता है। कैटल किसे कहते हैं? बड़े हिमनद खंडों के पिघलने से केम के विपरीत इनकी रचना होती है। इनके मध्य छोटे टीले भी स्थित होते हैं, जिन्हें हमॉक्स कहते हैं। हिमानी धौत मैदान यानी कि आइसबर्ग। आइसबर्ग किसे कहते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। मैदान जब पिघलने हुए हिम का जल नदी के रूप में अंतिम हिमोड़ हिमशैल यानी कि आइसबर्ग। आइसबर्ग किसे कहते हैं? सागर में तैरती हिमशिलाओं को प्लावी हिमशैल कहते हैं। सागर में तैरती हुई हिमशिलाओं को प्लावी हिमशैल कहते हैं। इनसे टकराकर जलयानों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि सागरों में देखा जाता है बड़े बड़े हिम के पहाड़ तैर रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्लावी हिमशैल या आइसबर्ग। और जो ग्लेशियर में जो लास्ट भूमिरूप बनता है वो है हिमानी धौत मैदान। यानी कि जब हिम के द्वारा लाए गए अवसादों के पिघलने से, यानी कि हिम के पिघलने के बाद जो पानी सारे अवसादों को फैलाकर एक मैदान का रूप दे देती है, इसे ही कहा जाता है हिमानी धौत मैदान। यानी कि पहाड़ों से जो हिमनद आया उसके साथ अवसाद भी आए। अब ये हिमनद जब पिघल जाता है वो सारे अवसादों को ले जाकर आगे फैला देता है, इसको कहते हैं हिमधौत मैदान। सो आज के लिए इतना ही रहा। हिम का हो चुका है। अगले क्लास में पवन के कार्य पढ़ेंगे। सो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा और इस पॉइंट्स को यहाँ पे सुनने के बाद, देखने के बाद किताब में एक बार जरूर पढ़िएगा, ताकि और भी डिटेल्स आपको मिले। और इनको आपको तैयार करना है, सिर्फ देखना या सुनने से नहीं होगा, आपको इनको तैयार भी करना है। सो नोट्स भी बनाते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।